एवरीवन। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि प्रेसिडेंट लान्यांग ने ऑफिसर गाओलियांग से कहा था कि एक बात है जो उनकी चिंता को और भी ज़्यादा बढ़ा रही है उनके बेटे के लिए, जो उन्हें जानना ज़रूरी है। अब आगे देखते हैं। जनरल गाओ तेजी से आर्मी बेस कैंप की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही है। थोड़ी दूर और चलकर वो एक ऑफिस के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें वो ऑफिस खाली मिलता है। अंदर कोई भी नहीं था और जनरल गाओ को शायद ये एक्सपेक्टेड भी था। वो वापस से कहीं के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो एक ग्राउंड में आकर रुकते हैं। वहाँ एक पर्सन खड़ा हुआ है जिसकी बैग जनरल गाओ की तरफ है। जनरल गाओ कहते हैं, शियन। वो पर्सन जो सीएन है वो पलटता है और अपने सामने जनरल गाओ को देखकर वो सैल्यूट कर कहता है, सर। जनरल गाओ कहते हैं, शियन, तुम्हारे लिए एक मिशन है। सामने खड़ा शियन अपने स्टेप फेस के साथ कहता है, आई एम सॉरी सर। जनरल गाओ उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहते हैं, जानता हूँ क्या कहने वाले हो तुम। यही ना कि किसी मिशन को नहीं ले सकते तुम, क्योंकि अभी तुम एक ड्रिल इंस्ट्रक्टर हो। शियन, भले तुम एक ड्रिल इंस्ट्रक्टर बन गए हो, लेकिन ये मत भूलो कि तुम आज भी वही स्नाइपर कमांडो हो जिसकी दहशत दुश्मनों में आज भी है। तुमने मिशन में जाना जरूर छोड़ दिया है, पर तुम में काबिलियत आज भी वही है। तुम्हारे यूं गायब हो जाने से दुश्मन देशों की हिम्मत बढ़ गई है। आए दिन वो नए नए पैटरे आजमाते हैं हमारे देश में घुसकर देश को नुकसान पहुंचाने के, पर उन मुश्किलों से भी हमारे सोल्जर निपट लेते हैं। लेकिन इस बार उन लोगों ने जो करने की हिम्मत दिखाई है, उसके लिए मुझे बस एक ही रास्ता नजर आ रहा है। इसलिए मैं आज तुम्हारे पास आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम वापस अपनी कमांडो की ड्यूटी पे आ जाओ और इस मिशन को हैंडल करो। शियन कहता है, आई एम सॉरी सर। मेरा आंसर हर बार की तरह आज भी वही है। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। मैं किसी भी मिशन को हैंडल नहीं कर सकता। अब मुझे परमिशन दीजिए। सोल्जर्स मेरा वेट कर रहे होंगे। ट्रेनिंग का समय हो गया है। इतना कहकर सीएन पीछे मुड़ जाता है जाने के लिए। तभी जनरल गाओ लियांग कहते हैं, शियन, अगर मैं कहूँ कि इस मिशन में जाने से तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसका इंतजार तुम इतने सालों से कर रहे हो, जिसकी वजह से तुमने सब कुछ छोड़ दिया है, सबसे दूर कर लिया है खुद को। तुम्हारे पास मौका होगा और इस बार तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। तो क्या तब भी तुम इस मिशन को लेने से पीछे हटोगे? शियन के कदम इस पर रुक जाते हैं। वो पलटकर जनरल गाओ को देखता है। जनरल गाओ कहते हैं, शियन, किस्मत तुम्हें एक मौका दे रही है। अब इसे ग्रैब करना या जाने देना, ये तुम्हारे हाथ में है। शियन कहता है, सर, मिशन क्या है? जनरल गाओ लियांग कहते हैं, मुझे पता था तुम्हारा यही फैसला होगा। अब काम की बात करते हैं। हमारे पास वक्त वैसे ही बहुत कम है। सारे शहर में ये बात फैल गई है, तो तुम भी इस बात से अनजान नहीं होगे कि प्रेसिडेंट लान्यांग के बेटे लानवांगजी को दुश्मन देश के लोग अपने साथ ले गए हैं और वो लोग बॉर्डर के पास ही लानवांगजी को रखे हुए हैं। इस बात की खबर मिली है और उन लोगों की मांग ये है कि प्रेसिडेंट लान्यांग प्रेसिडेंट की कुर्सी को छोड़ दे, वो अपना इस्तीफा दे दे। क्या तुम इन सबको जोड़कर उनके असली प्लान को समझ पा रहे हो? जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, वो लोग प्रेसिडेंट के इस्तीफा देते ही लानवांगजी को भी खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट लान्यांग के बाद लानवांगजी को प्रेसिडेंट की पोजीशन मिलेगी। अगर ये खेल सियासत का है, तो मेरी नज़र में बस एक ही सक्सेस के पीछे नजर आ रहा है, वो है। इस पर शियन तुरंत कहता है, वैन रोहान। इस नाम को लेते हुए शियन के चेहरे पर एक अलग ही गुस्सा नजर आ रहा था। गाओ लियांग कहता है, वैन रोहान और उसका साथी जिन गुआनशान, वो वापस यहाँ आने की फिराक में है। इसीलिए मैंने कहा तुम्हारे लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसे हाथ से मत जाने दो। शियन कहता है, कब निकलना होगा मुझे? गाओ लियांग कहता है, आज रात को ही। शियन कहता है, ठीक है सर। गाओ लियांग कहते हैं, शियन, एक और बात है जो मुझे अभी अभी पता लगी है और तुम्हारे लिए भी ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। शियन कहता है, कैसी बात? गाओ लियांग कहते हैं, शियन, तुम्हें जल्दी से जल्दी लानवांगजी तक पहुंचना होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट लान का बेटा लानवांगजी वो एक ओमेगा है, ना कि अल्फा। शियन इस पर हैरानी से गाओ लियांग को देखता है
गाओ लियांग कहते हैं, हाँ जानता हूँ। मुझे भी ये जानकर बहुत हैरानी हुई थी जब प्रेस्टन लान ने मुझे अभी ये बताया। सभी को ये लगता है कि वो एक अल्फा है, लेकिन असल में वो एक ओमेगा है। और वो लोग जो लान वांगजी को ले गए हैं, शायद वो भी इस बात से अनजान होंगे, क्योंकि लान वांगजी हर्ब्स के थ्रू अपनी ओमेगा पहचान को हाइड करता है और उन हर्ब्स का असर एक दिन तक ही रहता है। अगर उन लोगों को लान वांगजी की असल पहचान की भनक लग गई तो न जाने क्या होगा। तुम्हें जल्दी लान वांगजी तक पहुंचना होगा। शियन कहता है, जनरल आप बेफिक्र रहें, बस आप इस मिशन की खबर हेडक्वार्टर से बाहर मत जाने दीजिएगा। कल तक सब कुछ नॉर्मल होगा और प्रेसिडेंट के बेटे उनके सामने होंगे। जनरल गाओ अपने सर को नोट कर कहते हैं, आई ट्रस्ट यू। अब यहाँ से देखते हैं कुछ समय बाद। जनरल गाओ लियांग प्रेसिडेंट के साथ हैं। जनरल गाओ कहते हैं, सर शियन अपने सीक्रेट मिशन पर निकल चुका है मिस्टर लान को वापस लाने। ये खबर हेडक्वार्टर से बाहर नहीं गई है। अब आपको भी प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस आपको ये करना होगा कि कैसे भी ये खबर हर जगह फैल जाए कि कल आप सेंट्रल ऑफिस में अपना इस्तीफा सबमिट करने वाले हैं। इस खबर को जानकर दुश्मन कोई ना कोई हरकत जरूर करेंगे, फिर शायद हमें इन सबके पीछे जो भी है उसका भी पता लग जाए। प्रेसिडेंट लान कहते हैं, ठीक है जनरल गाओ, ऐसा ही होगा। बस आपका कमांडो मेरे बेटे को सही सलामत यहाँ ले आए। उसने कभी इन सब हालातों को फेस नहीं किया है। वो हमेशा पॉलिटिक्स से दूर रहा है, लेकिन उसने कहाँ सोचा था कि उसके साथ ऐसी कोई घटना हो जाएगी। जनरल गाओ कहते हैं, सर आप बेफिक्र रहें, आपके बेटे को अब कुछ नहीं होगा। हर जगह सभी शहरों में ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि प्रेसिडेंट लान यांग अपना इस्तीफा कल सबमिट करने वाले हैं, जिस खबर को जानकर देश में खलबली मच जाती है, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि प्रेसिडेंट लान यांग अपना इस्तीफा दें। मुश्किल से देश अपने बुरे हालातों से उभरा था प्रेसिडेंट लान के सत्ता में आने के बाद, और अगर वो ही प्रेसिडेंट ना रहे तो देश की हालत पहले की तरह ना हो जाए किसी ऐसे लीडर के आ जाने से जो इसके काबिल ना हो। इसका डर हर किसी के अंदर समाया हुआ था। लोग प्रोटेस्ट में भी उतर आए थे इस निर्णय के खिलाफ, लेकिन गवर्नमेंट के पास कल का इंतजार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वही दूसरी तरफ जंगल के बीचों बीच बहुत से लोग एक बंकर के आसपास चक्कर लगा रहे हैं। उनकी नजर हर जगह पर है। ये वही लोग हैं जो लान वांगजी को अपने साथ यहाँ लेकर आए हैं। उस बंकर के अंदर लान वांगजी चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ है, अपने आप को समेटे हुए। ये कहना गलत होगा कि उसे डर नहीं लग रहा है। उसे डर लग रहा है क्योंकि पहली बार उसने ऐसी कोई सिचुएशन को फेस किया है, लेकिन उसे ये भी चिंता हो रही है कि वहाँ उसके बाबा का क्या हाल होगा। वो तो ये भी नहीं जानते होंगे कि उनका बेटा कहाँ है, किस हालत में है। लान वांगजी बैठे बैठे यही सब सोच रहा है। लान वांगजी मन में कहता है, पता नहीं इन लोगों ने किस मकसद से मुझे यहाँ लाया है। मैं यहाँ से जिंदा वापस जा भी पाऊंगा कि नहीं पता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। अब यहाँ से कुछ समय और बीतता है। अब सुबह होने लगी थी, अंधेरा छुटने लगा था। दुश्मन सोल्जर को एक और सोल्जर आकर कुछ खबर देता है, जिस खबर को सुनने के बाद वो सोल्जर जो सबका लीडर है वो कहता है, जाओ और उसे यहाँ लेकर आओ। थोड़ी देर बाद लान वांगजी को सबके सामने लाया जाता है। लान वांगजी को समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होने वाला है। उनका लीडर लान वांगजी के पास आकर कहता है, तुम अब हमारे किसी काम के नहीं। क्या तुम जानते हो, आज तुम्हारा बाप प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़ देगा, अभी थोड़ी देर बाद ही। लान वांगजी को ये सुनकर शौक लगता है। वो कहता है, क्या बाबा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो सोल्जर लीडर कहता है, ऐसा होने वाला है। अभी हम तुम्हें अपने साथ बॉर्डर पर ले जाएंगे। जैसे ही तुम्हारा बाप अपना इस्तीफा दे देगा हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन जब तक तुम उन लोगों के पास पहुंच पाओगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि हमारे बॉस के ऑर्डर के मुताबिक तुम तब तक जिंदा ही नहीं रहोगे। उन लोगों के पास तुम नहीं, तुम्हारी लाश आएगी। ये कहकर वो सभी लोग पागलों की तरह हंसने लगे थे। लान वांगजी को अब सब कुछ समझ आने लगा था।
कि उसे यहाँ लाने का मकसद क्या था इन लोगों का। सिर्फ प्रेसिडेंट की कुर्सी पाना, और वो भी इनके इस खतरनाक प्लान से नहीं बच पाएगा। यही उसका आखिरी समय है। लानवांग जी सब कुछ एक्सेप्ट कर चुका है। बस उसे गिल्ट रह जाएगा तो इस बात का कि वो अपने बाबा के लिए एक मुसीबत बन गया। अगर उसने दूर जाने की बात ना की होती, अगर वो अपने बाबा के पास ही होता तो आज ये नौबत नहीं आती। उसके बाबा को उस प्रेस्टन की कुर्सी को नहीं छोड़ना पड़ता जिसके लिए उन्होंने इतना स्ट्रगल किया। अपनी आज़ादी के चक्कर में उसने सब कुछ बेखेर कर रख दिया, जो अब कभी समझ नहीं पाएगा। लानवांग जी की आंखों से कब आंसू गिर गए उसे पता ही नहीं चला। वो अपनी आंखों को बंद कर अपने मन में बस यही कहता है, बाबा मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपका वो बेटा नहीं बन पाया जैसा आप चाहते थे। हो सके तो अपने वांग जी को माफ कर दीजिएगा। एक सोल्जर लानवांग जी को यूं एक जगह पर खड़ा देख उसे थोड़ा तेज से धक्का देता है। लानवांग जी उसके सामने खड़े एक सोल्जर से टकराकर नीचे गिर जाता है। जिसने लानवांग जी को धक्का दिया था वो सोल्जर कहता है, ये रोना धोना तुम्हारे किसी भी काम का नहीं। अब जल्दी से खड़े हो, क्या तुम्हें एक आखिरी बार अपने बाप को नहीं देखना है? वो सोल्जर जिससे लानवांग जी टकराकर गिरा था वो आगे आकर अचानक ही लानवांग जी को झटके से खड़ा कर देता है। वो लानवांग जी के थोड़ा करीब आ जाता है और जब उसे ये कंफर्म हो जाता है जो वो सोच रहा था तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। वो कहता है, तुम एक ओमेगा हो, न कि अल्फा। लानवांग जी ये सुनकर शॉक होता है। शादी में वो बहुत ही ज्यादा डर चुका था। वो जल्दी से उस सोल्जर से पीछे हो जाता है। सभी सोल्जर्स एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं कि इन सोल्जर्स के दिमाग में क्या ख्याल आया होगा ये जानकर कि लानवांग जी एक अल्फा नहीं ओमेगा है। उसने उनसे अपनी पहचान छिपाई। वो सोल्जर लानवांग जी की ओर अपने कदम को बढ़ाने लगता है। वो कहता है, तुमने ये हमसे छिपाया कि तुम ओमेगा हो। तभी मैं सोचूं कि कोई अल्फा इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। अब तो ये बात हम जान गए हैं। अब तुम अपने आप को हमसे कैसे बचाओगे? ये कहते हुए वो सोल्जर आगे बढ़े जा रहा था। लानवांग जी डरते हुए अपने कदमों को पीछे कर रहा था। वो अपनी घबराई हुई आवाज में कहता है, तुम लोग एक देश के सोल्जर होके ये सब कैसे कर सकते हो? इस पर वो सभी जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, सोल्जर? किसने कहा कि हम सोल्जर हैं? हम तो बस हमारे बॉस के लिए काम करते हैं और हमारे देश की गवर्नमेंट वो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब तुम्हें मारना ही है तो क्यों ना तुम्हें पूरी तरह बर्बाद करके मारा जाए। वो सभी घटिया स्माइल के साथ लानवांग जी के पास आने लगे थे। लानवांग जी को यकीन हो गया था कि वो इन लोगों से नहीं बच पाएगा। उसे एक जिल्लत भरी मौत नसीब होगी। एक सोल्जर करीब आकर लानवांग जी के शर्ट की कॉलर को पकड़ लेता है। जैसे ही उसने ऐसा किया उसके थोड़ी ही देर बाद वो सोल्जर धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। कोई नहीं समझ पाता कि आखिर हुआ क्या। ये सोल्जर अचानक नीचे क्यों गिर गया। एक दूसरा सोल्जर नीचे झुककर उस गिरे हुए सोल्जर की बॉडी को पलटता है। जब उस गिरे हुए सोल्जर को बाकी सोल्जर्स देखते हैं तो अचानक ही उनकी आंखों में खौफ नजर आने लगता है। वो सभी तुरंत अलर्ट हो जाते हैं और अपनी गन को लोड कर लेते हैं। सभी आसपास हर जगह देखने लगते हैं। लानवांग जी भी शॉकिंगली उस नीचे गिरे सोल्जर को देख रहा है। उस सोल्जर के माथे पर गोली लगी है जिससे उसने तुरंत अपना दम तोड़ दिया था। बाकी सोल्जर पूरी तरह से तैयार हैं कि वो शख्स उन्हें नजर आ जाए जिसने इस सोल्जर को मारा है और वो तुरंत उसे मार दे। लेकिन वो छुपा हुआ शख्स नहीं दिखता, बल्कि बचे हुए सोल्जर्स में से एक और सोल्जर इसी तरह उस छुपे हुए निशानेबाज के हाथों मारा जाता है। ये देख सभी सोल्जर आसपास जाकर छिपने लगते हैं और उस और फायरिंग करने लगते हैं जहां से हिडन स्नाइपर फायर कर रहा है। लानवांग जी जो वहीं उसी जगह पर खड़ा हुआ था वो इन फायरिंग से बचने के लिए एक और दौड़ने लगता है। इतनी देर में उस हिडन स्नाइपर ने, जो कोई और नहीं श्रियन है, उसने कई लोगों को गन शॉट से मौत के घाट उतार दिया था। यहाँ तक कि उसने वहाँ के छिपने के ठिकानों को भी उड़ा दिया था। जैसे जैसे बचे हुए सिपाही पेड़ों के पीछे छिपे हुए थे वो भी थोड़े घायल हो चुके थे। लानवांग जी दुश्मनों के ठिकाने से काफी दूर आ गया था। वो बड़े बड़े पत्थरों के पीछे आकर खड़ा ही हुआ था कि कोई उसे अंधेरी जगह में खींच लेता है।
ये एक छोटी सी केव जैसी जगह है। लालवांग जी को एक तरफ से आती रोशनी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो अपनी जगह से बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसे टाइटली जकड़ा हुआ है। वो जैसे ही कुछ कहने को अपना मुंह खोलने वाला होता है, तभी किसी मजबूत हाथ ने उसके माउथ को कवर कर लिया था। लालवांग जी अब कुछ भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा था, सिर्फ देखने के अलावा। वो अनजान है कि जिस शख्स ने उसे पकड़ा है वो कौन है, लेकिन वो इतना जरूर समझ गया है कि ये शख्स उन लोगों में से कोई नहीं है जो उसे पकड़कर यहाँ लाए थे। तो फिर ये कौन है और उसे यहाँ इस तरह क्यों ले आया गया है? अभी सब कुछ शांत है। लालवांग जी भी स्ट्रगल करना बंद कर चुका है। तभी केव की वॉल में फायरिंग होना शुरू हो जाती है दुश्मनों की तरफ से। उन लोगों को भनक लग चुकी है कि वो हिडन स्नाइपर इन्हीं बड़े बड़े पत्थरों के पीछे है। लालवांग जी को कुछ हलचल होती महसूस होती है। वो अपनी नजरों को थोड़ा सा टेढ़ा कर अपने साइड में देखता है। वो देखता है कि उसके पीछे जो पर्सन है वो केव की दीवार के एक होल में अपनी गन को सेट कर रहा है। उस होल की थोड़ी रोशनी से लालवांग जी को कुछ ऐसा नजर आ जाता है जो उसके घबराए मन को थोड़ी राहत देता है। लालवांग जी ने देखा कि उस पर्सन की बाजू में उनके देश का फ्लैग बना हुआ है, जो रिप्रेजेंट करता है कि ये पर्सन आर्मी मैन है, वो भी उसी देश का जिस देश से लालवांग जी है। लालवांग जी अपने मन में सोचता है, ये इंसान हमारी कंट्री का सोल्जर है, तो क्या ये इसे मुझे मुझे रेस्क्यू के लिए भेजा गया है? इसका मतलब बाबा, क्या बाबा ने ये सब